हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे सब लोग। तो जैसा कि पता होगा कि ये हमारा एनसीईआरटी का जो सीरीज है, इसमें हम थ्योरी प्लस इस इसमें हम इस क्लास में थ्योरी प्लस जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट उस पे हम बात करेंगे। हमारा थ्योरी और प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज चलेगा। और ये जो क्लास रहेगा स्पेशली टीजीटी के लिए रहेगा, जो अभी एग्जाम आने वाला है बीपीएससी का, बीपीएससी टीआरई और का और यूपी टेट। उसमें ये जो है सीरीज बहुत फायदा करेगा, क्योंकि आपको जो है ये थ्योरी क्लास हम देखेंगे, उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इससे हर एक टॉपिक से जितना क्वेश्चन बन सकेगा उस पर हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे खुद मूल्यांकन मिल जाएगा कि हाँ हमारा कितना सही हो रहा है। इसके साथ साथ हम आपको फ्री ऑफ कास्ट, फ्री में हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट देंगे। प्रैक्टिस सेट देंगे किसका? एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का आपको हम फ्री ऑफ कास्ट प्रैक्टिस सेट देंगे। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो ऐप डाउनलोड करना होगा हमारा। कौन सा ऐप है? तो चौपाल, चौपाल एडुसवर्ड, चौपाल, चौपाल एडुसवर्ड यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको जा करके डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से आपको जो है डाउनलोड करना होगा। और यहाँ पे आपको हर एक एनसीईआरटी बुक का टॉपिक वाइज आपको जो है एक टॉपिक पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसमें जितना क्वेश्चंस बन सकेगा बिटवीन लाइन जितना क्वेश्चन रहेगा उस टॉपिक से सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो वहाँ पे आप अपना खुद का इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि हाँ उसमें हमारा कितना सही हो रहा है, कैसे हमारा तैयारी चल रहा है। तो फ्री ऑफ कास्ट रहेगा, आपको ऐप डाउनलोड करना होगा इसके लिए, और मोबाइल नंबर डाल करके आपको लॉगिन करना होगा। चलिए, तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा ये जो हमारा क्लास रहेगा क्लास टेंथ एनसीईआरटी हिस्ट्री का, जिसमें ऑलरेडी हमारा नाइन्थ हिस्ट्री चल रहा है। ऑलरेडी हमारा चल रहा है। डेली आपको जो ये क्लास मिलेगा और प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कास्ट आपको हमारा ऐप में मिलेगा। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला जो है इवेंट एंड प्रोसेस, यानी कि घटनाएं और प्रक्रियाएं में पहला हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, जानेंगे कि हाँ इसमें किस तरह से क्वेश्चंस जो है आपको पूछता है एग्जाम में। क्योंकि सभी क्वेश्चंस का जो पीवाईक्यू सेट आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप खुद हर एक क्वेश्चंस का पिछले साल क्वेश्चंस कैसे पूछता है टीजीटी में, और ये सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से बनते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे एनसीईआरटी से मिलेंगे। चाहे आप जीएस का पेपर उठा लीजिएगा, अगर जीएस का पेपर देंगे उसमें, क्योंकि अगर बीपीएससी की बात करेंगे तो आपको 120 नंबर का होता है, जिसमें 40 नंबर का तो आपका जीएस ही रहेगा। तो जीएस का भी पेपर उठा के देंगे, लेकिन उसमें ही आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम के जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही ले आते हैं। तो इसमें हम सारे पीवाईक्यू आपको जो है मिल जाएंगे इस चैनल पे, और वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस जो है पूछा आता है एग्जाम में। चलिए, अब हम इसमें बात करेंगे। हम चैप्टर हमारा पहला है। इसमें ये फोटो दिया हुआ है, ये जो है फोटो दिया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रेडरिक सारियो के द्वारा। अब इसमें क्या करेंगे, हम स्पेशल इसको रीडिंग करेंगे कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, एक एक लाइन भी हम क्या करेंगे, हम देखते चलेंगे। तो फ्रेडरिक सारियो के द्वारा कैसा उसका संसार बना था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिल करके बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र, यानी कि जो पहला चित्र की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं।
चित्र पहले में यूरोप और अमेरिका के लोग सबसे पहले दिखाए गए हैं, किसके? यूरोप और अमेरिका के। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता की महिला का रूप प्रदान किया करते थे। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 की बात करेंगे, ठीक है, 1789 की, उस टाइम पे यानी क्लास 9th का ये जो फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति है उसमें आप पढ़ेंगे तो जो भी स्वतंत्रता की बात कर रहे थे तो वो प्रतिमा को एक महिला का रूप प्रदान किया जाता था। यहाँ भी आपको ज्ञानोदय की मसाल का पहचान कर सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारियों के कल्पनादर्श को बोलते हैं यूटोपिया। क्या बोलते हैं? यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है कल्पनादर्श, यानी कि कल्पना की हुई चीजें एक्चुअल में नहीं होगी, लेकिन कल्पना किया गया कोई भी दृश्य क्या बोलते हैं? यूटोपिया बोलते हैं। कल्पनादर्श दुनिया में लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। अब ये जो उनके यूटोपिया के कल्पनादर्श के माध्यम से बताया गया है, फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा यानी कि मूर्ति के पास अभी अभी पहुंचा है। तो ऐसा उनके कल्पनादर्श में जो है बताया गया कि अभी जो प्रतिमा की मूर्ति है, जिसे स्वतंत्रता की प्रतिमा माने हैं, वहां भी फ्रांस क्या हुआ? पहुंचा हुआ है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सारियों ने यह छवि निर्मित की, यानी कि जिस टाइम पे फ्रेडरिक सारियों द्वारा ये जो फोटो, ये चित्र बनाया गया था, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। तो उस टाइम पे जो जर्मनी था एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं था। जो झंडा वे थामे हुए हैं वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। तो जर्मनी के बाद ये ऑस्ट्रिया दिया है, 2 सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के भी लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। यानी कि जो फ्रेडरिक सारियों है, ऐसा उन्होंने चित्र बनाया है कि भाईचारा को उसने दिखाते हुए चित्र को बनाया है, डिजाइनिंग किया गया है, उस फोटो को बनाया है। इस अध्याय में, इस चैप्टर में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों ने चित्र एक ने की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इस परिवर्तनों के अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ और यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। अब ऐसे जब प्रभुसत्ता यानी कि जो सत्ता है एक राष्ट्र के हाथ में, एक राजा के हाथ में थी, पूरा उसका जो शासन था सिर्फ किसके था? एक निरंकुश राजा के हाथ में था। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं था, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विभिन्न प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया। तो इस चैप्टर में ये जो राष्ट्र आखिर में 19वीं सेंचुरी में क्यों आया था उसके बारे में ये पूरा डिटेल इसमें बताया गया है। अब अर्नेस्ट रेनन एक दार्शनिक थे, अर्नेस्ट रेनन, उन्होंने कहा था राष्ट्र क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि उनके द्वारा बताया गया कि राष्ट्र होता क्या है, नेशन क्या होता है। तो फ्रांस के दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में सॉर्बन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छापा जिसका शीर्षक था क्वेन। ये एक राष्ट्र क्या है, यानी कि एक फ्रांस का भाषा है जो अपनी भाषा में लिखा गया, फ्रांस लैंग्वेज में
इसको बोलते हैं राष्ट्र क्या है, क्वेश्चन नेशन। इस संबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। तो उनके मतलब कि जो अर्नेस्ट हेनन के द्वारा अगर कोई राष्ट्र बनता है तो उसमें भाषा क्या हो, समान हो, नस्ल समान हो, धर्म या क्षेत्र से बनता है, समान धर्म हो, समान क्षेत्र हो। उनको ऐसे व्यक्त किया गया था, राष्ट्र के बारे में उन्होंने व्यक्त किया था। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्यवीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। यानी कोई भी अगर राष्ट्र एक दिन में नहीं बनता है, अगर राष्ट्र बनता है तो एक बहुत लंबे समय से, बहुत ही प्रक्रियाओं के बाद जा करके बनता है। जैसे अगर फ्रांस की क्रांति पढ़े थे तो उस फ्रांस की क्रांति में ही एक दिन में फ्रांस में क्रांतियां नहीं हुई, धीरे 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 वो चीज़ें लोगों के मन में आने लगी और तब जा करके धीरे से क्रांतियां मिली, तब जा करके वो भी एक राष्ट्र बना और संविधान वहाँ का बना और लोगों को समान अधिकार मिला। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता यानी कि लार्ज स्केल सॉलिडिटी है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। यानी कि अगर दुनिया में एक कानून चले और उसका मालिक सिर्फ एक ही रहेगा तो वहाँ पे फ्रीडम, वहाँ पे स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, गायब सी हो जाएगी, क्योंकि सारा कुछ जो भी रहेगा सब उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये जब एक मालिक रहेगा तो जब एक मालिक रहेगा उसी के द्वारा बनाया गया कानून रहेगा, उसी के द्वारा हर चीज़ उसके अंडर में रहेगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो जाहिर सी बात है लोगों की स्वतंत्रता यहाँ पे छिन जाएंगी और उसके मनमाना काम की वजह से यहाँ पे स्वतंत्रता लोगों को गायब हो जाएगी, स्वतंत्रता गायब हो जाएगी। तो सिंपल यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो ऐसे ही राष्ट्रवाद एक दिन की बात नहीं है कि राष्ट्र नेशन राष्ट्र बनने में आज सोए कल उठें तो हमारा राष्ट्र हमारा जो राज्य राष्ट्र बन गया, ऐसा नहीं है। किसी भी राष्ट्र बनने के लिए एक बहुत चुनौतियों के साथ गुजरना पड़ा है और धीरे धीरे जा करके तब लोगों को स्वतंत्रता मिली, आज़ादियाँ मिली और एक समान अधिकार मिला। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे हमारा ये टॉपिक रहेगा फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। अब इस टॉपिक को हम बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांस में कैसे क्रांतियां हुई थी और कैसे राष्ट्र का विचार आया था, राष्ट्र का विचार कैसे आया था। तो इस पे सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। इस पे हम क्वेश्चंस की बात करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सार्यू के चित्र यानी कि 1848 में स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने बिखरे हुए अवशेष क्या दर्शाते हैं। आप खुद उसमें देख सकते हैं और पढ़े भी हैं कि उसमें स्वतंत्रता फ्रेडरिक सार्यू के द्वारा जो बनाया गया चित्र था उसमें क्या दर्शाया गया था। तो उसमें यही दर्शाया गया था कि निरंकुश संस्थानों और राजाशाही का पतन, यानी उसमें यही दिखाया गया कि उनके जो निरंकुश राजा था उसका पतन हो गया था और उसके अवशेष जमीन पे बिखरे पड़े थे और लोग जो है अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए कतार में खड़े हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या होगा, सही होगा। आगे देखेंगे कि सार्यू की कल्पना, यूटोपिया का मतलब क्या होता है, कल्पना दर्श। जर्मन लोगों के हाथ में काला, लाल और सुनहरा झंडा है चित्र के समय 1848 की वास्तविकता के संदर्भ में यह क्या दर्शाता है कि जर्मनी के लोगों के हाथ में काला, लाल और सुनहरा झंडा था। यह दर्शाता है कि यह उदारवादी उम्मीदों का प्रतीक था कि बिखरी हुई रियासतों एक लोकतांत्रिक संविधान के तहत जुड़ेगी। यानी कि यह सिर्फ उदारवाद को, ये क्वेश्चन ये आंसर इसमें लंबा हो गया है, लेकिन इसका सिर्फ क्या होगा, उदारवाद, लिबरल की बात करता है, इसमें लिबरल की बात करता है, उदारवाद की बात करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी सही होगा। आगे देखेंगे चित्र में
स्वर्ग से ईसा मसीह संतों और फरिश्तों को इस दृश्य पर नजरें जमाए हुए क्यों दिखाया गया है? क्यों ऐसा दिखाया गया है कि जो उस दृश्य पे है नजरें जमाए हुए हैं ईसा मसीह और संत फरिश्ते, ऐसा फेड्रिक सारियो के द्वारा बनाया गया है। तो वे चित्रकार के धार्मिक सुझाव को दर्शाते हैं, वे केवल सजावट के लिए उपयोग किए गए हैं। कलाकार ने उन्हें दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे, इसमें सिर्फ ये दिखाया गया है फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व, भाईचारे को दिखाया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे, 19वीं सदी के दौरान यूरोप में राष्ट्र राज्य यानी कि नेशन स्टेट के उदय का मुख्य आधार क्या था? जब 19वीं सेंचुरी के दौरान यूरोप में राष्ट्र राज्य का अगर उदय हुआ तो उसका मुख्य आधार क्या था, इसके बारे में बताएंगे। केवल एक साझा भाषा का होना, सिर्फ एक भाषा के होने से नहीं हो जाएगा। राजाओं की शक्ति में असीमित वृद्धि, अगर राजाओं की शक्ति में असीमित वृद्धि कर देंगे तो और नहीं होगा। शासकों और नागरिकों के बीच साझा पहचान और साझा इतिहास या विरासत का भाव। पुराने बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों का विस्तार, अगर बहुराष्ट्रीय वंश का अगर विस्तार कर देंगे तभी जाकर के तब पर भी यूरोप में राष्ट्र राज्य नहीं बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा शासकों और नागरिकों के बीच साझा पहचान, अगर उनके बीच तालमेल रहेगा शासक के बीच और नागरिकों के बीच, तब जाकर के एक राष्ट्र राज्य बनता है यूरोप। चलिए आगे देखेंगे। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार एक राष्ट्र के अस्तित्व के लिए कौन सा तत्व सबसे अनिवार्य है? यानी कि एक समान नस्ल और धार्मिक पृष्ठभूमि, एक साझा भाषा और भौगोलिक सीमा, बलिदान निष्ठा और जनमत संग्रह, जिसको बोलते हैं प्लेबिसाइट के माध्यम से दैनिक सहमति, यानी कि सिर्फ इसका मतलब हो जाएगा जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है? ठीक है, जनमत संग्रह ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी हो जाएगा। अर्नेस्ट रेनन के द्वारा, अर्नेस्ट रेनन ने ये कहा था कि एक समान नस्ल और धार्मिक पृष्ठभूमि होनी भी चाहिए, लेकिन इसमें सारा जो है इसमें आ जाएगा जनमत संग्रह में आ जाएगा सारा आपको आंसर, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे हमारा कल्पना 10, यूटोपिया शब्द का अर्थ इस अध्याय के संदर्भ में क्या है? इस अध्याय के संदर्भ में क्या है? एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से सैन्य शक्ति पर आधारित हो, एक आदर्श समाज की कल्पना जो इतना पूर्ण हो कि उसका वास्तव में अस्तित्व में होना कठिन है। यानी कि अगर हम बात करेंगे आदर्श समाज की, यहाँ पे एक आइडियल समाज की बात कर रहा है, ये इतना लंबा इसमें हो गया, लेकिन ये सिर्फ क्या होगा? आइडियल समाज। एक आदर्श समाज होना चाहिए, किसी भी राष्ट्र राज्य में क्या आदर्श होना चाहिए, आइडियल समाज होना चाहिए, तभी क्या होगा? राष्ट्र राज्य कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? बी सही होगा। चलिए आगे देखेंगे। रेनन ने इस विचार की आलोचना क्यों की? राष्ट्र समान भाषा, नस्ल या धर्म से बनता है। रेनन ने इस विचार की जो आलोचना किए थे रेनन के द्वारा, किस पे? क्योंकि वे इसे राष्ट्र की गरिमा के खिलाफ मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार राष्ट्र गौरवशाली अतीत, समान इच्छा और सामूहिक प्रयासों का परिणाम, क्योंकि वे चाहते थे कि पूरा यूरोप एक ही साम्राज्य बन जाए, क्योंकि वे धर्म को राजनीतिक से पूरी तरह अलग रखना चाहते थे, नहीं, क्योंकि उनके अनुसार राष्ट्र गौरवशाली अतीत, समान इच्छा और सामूहिक प्रयास, यानी कि समान इच्छा सामूहिक प्रयास का परिणाम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? बी होगा सही। इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आप जीटी का स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएगा। बहुत लॉजिक और थिंकिंग, हाईली थिंकिंग क्वेश्चंस रहता है। फ्रेडरिक सारियू के चित्र में राष्ट्रों का क्रम सीक्वेंस क्या दर्शाता है? यह राष्ट्रों की सैन्य शक्ति के क्रम को दिखाता है, या यह जो है इस बात का प्रतीक है कि कौन से देश पहले राष्ट्र राज्य बन, हाँ ये सही होगा। कौन सा देश पहले राष्ट्र बना था? ठीक है, कौन सा देश पहले राष्ट्र बना था ये अर्नेस्ट रेनन के अनुसार, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का अस्तित्व होना एक अच्छी बात है बल्कि यह एक जरूरत भी है। इस कथन के पीछे उनका मुख्य तर्क क्या था? इसके बारे में बताइए। तो इसके बात करेंगे, उनका मुख्य तर्क राष्ट्र के होने से व्यापारों में आसानी होती है, ऐसा तो कुछ तर्क था नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी है, क्योंकि अगर दुनिया में केवल एक कानून, और हाँ उसने जो है एक कानून की बात किया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही होगा, सिर्फ एक कानून की बात करेंगे। इस तरह क्वेश्चंस में आपको एमसीक्यू के साथ साथ जो है इस तरह क्वेश्चंस आपको कथन निष्कर्ष में डाल दिया जाता है, तो इस तरह से आपका जो तैयारी का हो जाएगा बहुत बूस्ट करेगा। कथन निष्कर्ष में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आगे देखेंगे। निरंकुशवाद, एब्सोल्यूटिज्म शब्द के संदर्भ में इतिहास में ऐसी सरकारों की मुख्य
विशेषता क्या रही है। तो ऐसी सरकारें जो विकेंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकृत का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सत्ता पर विश्वास करती थी, जो जनता के प्रति उत्तरदायी यानी अकाउंटेबल थी। ऐसी सरकारें जो सैन्य बल पर आधारित दमनकारी और अत्यधिक केंद्रीकृत सत्ता वाली थी। हाँ, दमनकारी और केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज सत्ताधारी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, सी होगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से रहे थे। ठीक, आगे हम बात करेंगे, अगला हमारा जो है इस अगला क्लास रहेगा, इस पे बात करेंगे हम इसके फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार क्या रहा, और इस पे थ्योरी और इसके साथ साथ प्रैक्टिस दोनों करेंगे। अगर आपका प्रैक्टिस यहाँ नहीं होता है तो सीधे आप जाएंगे ऐप पे, हमारे इस ऐप पे चौपाल रिसोर्ट पे, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। वहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट दे करके हर एक एनसीईआरटी बुक का दे करके आप अपना इवैल्यूएशन खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर ऐसे ही डेली हर एक थ्योरी, हर टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ और टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको ज्वाइन करिए और शेयर करिए, ताकि सभी को टीजीटी में क्लास 9 to 10 जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा रामबाण साबित हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।